In this video, we are going to discuss 10 subjective problems. All these problems are very important for CBSE board exam, and the concept of all these problems are also used in NEET and JEE exam paper. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके देख लेते हैं सोल्यूशन क्या होंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपको कुल 3 कंपाउंड दिया गया है जिसको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करना है। तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज करने जाएंगे तो वहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तीनों हाइड्रोकार्बन है, इसलिए केवल आपको स्ट्रक्चर देखना है। पहला एन पेंटेन है। एन पेंटेन आप लिख सकते हो किस तरीके से, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये एन पेंटेन हो गया। दूसरा वाला है 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन की आपको चेन बनानी है और दूसरे पे लगाना है मिथाइल ग्रुप। ये हो गया CH3 CH2 CH एंड CH3। और तीसरा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन, और जो दूसरा होगा उसी पे 2 बार आपको मिथाइल ग्रुप अटैच कराना है। ठीक है, इनको भी मिथाइल कर देते हैं। ये 3 है। तो अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है ज्यादा, क्योंकि वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जब कार्बन का नंबर सब में सेम होगा तो सबका मोलर मास सेम आएगा, मतलब कि मोलर मास के बेस पे आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं बता पाओगे। अब दूसरा यहाँ पे एक फैक्टर आता है ब्रांचिंग, और आपको मालूम है जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आपको थर्ड वाले में दिख रहा है, फिर ब्रांचिंग आपको सेकंड में भी दिख रहा है, फर्स्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो फर्स्ट में जब ब्रांचिंग नहीं होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है पहले की, फिर सेकेंड नंबर की, फिर थर्ड नंबर की, मतलब तीसरा वाला सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम एसीटेट। यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसकी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायलूशन बताना है, सबसे पहले आप चेक कर लो इसके रिस्पेक्टिव आयंस कौन कौन से हैं और उसको इन तीनों सॉल्ट में कौन कौन प्रोड्यूस करने वाला है। तो एसिटिक एसिड आपका होता है CH3COOH, और इसके दो रिस्पेक्टिव आयन है कौन कौन से, CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, तो CH3COO माइनस आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि एसिटेट आयन यहाँ पे लिखा हुआ है, और H प्लस आपको HCl में मिलेगा। ठीक है, तो जिन दोनों आयंस को ये कैरी कर रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइट, उनकी कंडक्टिविटी को आपको करना होता है ऐड, और जो तीसरा वाला है उसको करना होता है यहाँ से सब्ट्रैक्ट। यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायलूशन लिखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायलूशन ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायलूशन ऑफ HCl एंड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यही करना है आपको। अब यहाँ पे सोडियम एसीटेट की जो कंडक्टिविटी है वो दिया है 91, प्लस HCl की कंडक्टिविटी दिया है 425.9, और इसमें से माइनस करना होगा NaCl की कंडक्टिविटी मीन्स 126.4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे 91 और 425.9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 516.9, इसमें से माइनस करेंगे 126.4, तो आंसर आ जाएगा 390.5। इसका यूनिट आप लिख देना सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे आपका इथाइल क्लोराइड है जिसका रिएक्शन कराना है AgCN के साथ। ठीक है, इस तरीके का एक रिएक्शन और भी आता है जिसमें रिएक्शन कराएंगे इसका KCN के साथ। जो KCN है वो आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, और Cl को यहाँ से हटा के साइनाइड लगाता है, मतलब बन जाएगा C2H5CN। ठीक है, लेकिन जब आप AgCN यूज करते हो तो AgCN इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, और जब ये कोवैलेंट कंपाउंड होगा तो क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, और जब डिसोसिएट नहीं होता है तो इसके ऊपर जो अटैक होगा AgCN का वो N की साइड से होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है वो आ जाता है आइसोसाइनाइड। तो आपसे इसका रीजनिंग प्रॉब्लम पूछता है कि आइसोसाइनाइड क्यों देता है और ये साइनाइड क्यों देता है। रीजन आप लिख देना AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है इसलिए आयनाइज नहीं होगा, और जो KCN है वो एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए आयनाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। पहला है कंडीशन अंडर विच बाई मॉलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर।
तो अगर कोई भी रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पे कोई एक रिएक्टेंट होगा जो कि एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिख देना आंसर में एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस अमाउंट। दूसरा कह रहा है फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी हैव द सेम वैल्यू। एक रिएक्शन आपके पास है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हमेशा सेम आती है, याद रखना। और एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा कोई भी रिएक्शन होगा जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा और वहां पे जो कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में, उसमें कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, फॉर अ रिएक्शन लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, लेकिन उसके बाद भी रेट कम है। तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? तो इसके अलावा एक फैक्टर और भी काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। तो यहाँ पे बस मॉलिक्यूल का एनर्जी बैरियर क्रॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका प्रॉपरली ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड देन देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन देम, और इस वजह से प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होंगे नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है, इसके पीछे रीजन क्या होगा? तो आप लिख देना द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रॉपरली ओरिएंटेड, इस वजह से रेट कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग हेलो एल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। अब यहाँ पे KOH का रिएक्शन दो होता है, एक होता है KOH एल्कोहलिक और एक होता है KOH एक्वस। जब एल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे तो जो एल्कोहलिक KOH है वो एल्कीन बनाता है, और जो एक्वस KOH है वो एल्कोहल बनाता है, क्योंकि ये हैलोजन को हटाएगा और वहां पे OH को अटैच कर देता है। तो अभी हम लोग एक्वस KOH का रिएक्शन देखने जा रहे हैं। जब एल्कीन बनता है तो वहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो उससे एल्कीन बनता है। तो पहला है आपका क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन मतलब हुआ क्या? CH3 CH2 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 एंड Cl। अब इसका रिएक्शन जब कराओगे KOH एक्वस के साथ तो Cl हटेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड OH। अब सेम आपको काम करना है सेकंड वाले में। सेकंड वाला है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन, दूसरे पे क्लोरो और दूसरे पे ही मिथाइल ग्रुप आपको लगाना है। ये तो हो गया आपका कंपाउंड। इसका रिएक्शन KOH एक्वस से कर दो, यहाँ पे Cl की जगह OH आ जाएगा, तब का कंपाउंड बन जाएगा CH3 एंड OH, मतलब टर्शियरी एल्कोहल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, some ethylene glycol is added to cooling system of car with 5 kg water. If the freezing point of water glycol solution is -15 डिग्री सेल्सियस, what is the boiling point of solution? ठीक है, Kb और Kf की वैल्यू मेंशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन लिखते हैं, तो आप लिखते हो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अब इन दोनों कंडीशन में जो M होगा ना वो सेम रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ना तो सॉल्यूट को बदल रहे हो ना तो सॉल्वेंट को बदल रहे हो, ठीक है। तो आप बस इन दोनों का कर दो रेशियो, तो डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इक्वल टू आ जाएगा KB बाई KF। M कैंसिल हो गया, इसलिए इनकी वैल्यू से कोई मतलब है नहीं। इसी को सॉल्व कर लो। डेल्टा TB आपसे पूछा गया है, डेल्टा TF की वैल्यू है 15 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस साइन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब आप डिप्रेशन लिखोगे तो लिखोगे 0 माइनस -15, ये 15 आएगा। इक्वल टू KB की वैल्यू है 0.52 और KF की वैल्यू है 1.86, ठीक है। अब यहाँ से जब डेल्टा TB निकालोगे तो हो जाएगा 15 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाई 1.86, और जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है 4.19 डिग्री सेल्सियस। इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एलिवेशन। तो कह रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा?
100 डिग्री सेल्सियस में 4.19 ऐड कर दोगे, 104.19 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गिव रीजन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक इन 3D सीरीज। ये डी ब्लॉक से प्रॉब्लम है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपका मेटेलिक क्रिस्टल होगा, उसमें एटम्स लैटिस साइट पे अटैच होंगे, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके इनके एटम्स को क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे। तो जितनी एनर्जी प्रोवाइड करके हम इनके एटम को सेपरेट कर देते हैं उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका ज्यादा होगा किसका कम, उसको कंपेयर हम लोग करते हैं इस मेटेलिक बॉन्डिंग से। अब जिस क्रिस्टल के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी स्ट्रांग, उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होगा। अब मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कोई भी मेटेलिक एटम लो, अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा, हाई होगा। अब जिंक के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 3d10 और 4s2। लास्ट जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो डी में आए हुए हैं एंड डी इज कम्प्लीटली फील्ड। और जब डी कम्प्लीटली फील्ड होगा इसका मतलब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा तो ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत वीक होती है। इस वजह से इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, लोवेस्ट होगा अपनी पूरी सीरीज में। ठीक है, बाकियों के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट रहेगा उतना ही ज्यादा वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शो करेगा। तो अपने ग्रुप में सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसी का होता है, क्योंकि जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने बता दिया आपको मॉलिक्यूलर मास चेक करना है और फंक्शनल ग्रुप। ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तब आपको मॉलिक्यूलर मास पे जाना है। पहला है पेंटेन वन ऑल, मतलब ये एल्कोहल है। दूसरा है एन ब्यूटेन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तीसरा है पेंटेनल, मतलब एल्डिहाइड है। चौथा है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन मतलब ये ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे इस एल्कोहल के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन में कोई इंटरेक्शन नहीं है इसलिए वांडर वाल फोर्स बोल सकते हो। एल्डिहाइड के अंदर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ईथर में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है लेकिन एल्डिहाइड से कम है। ठीक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है, इसलिए पेंटेन वन ऑल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा पेंटेन वन ऑल, फिर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा एल्डिहाइड मतलब पेंटेनल, उसके बाद आ जाएगा ईथर मीन्स इथॉक्सी इथेन, और उसके बाद आ जाएगा एन ब्यूटेन। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके बेस पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पे पूछा हुआ है केवल हाइड्रोजन के हिसाब से। अब यहाँ पे जब हम लोग रेट लिखते हैं तो उसमें आपको चेक करना होता है इनका कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट का मतलब क्या है बस समझ लीजिए। जैसे अगर नाइट्रोजन से हम लोग इस अमोनिया के फॉर्मेशन को चेक करें तो जब नाइट्रोजन का 1 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो अमोनिया का 2 मोल यहाँ पे बन रहा है, मतलब सेम टाइम पे इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका 2 मोल बनेगा, मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन का जो रेट है वो नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस का जो रेट है उसका डबल। अब अगर हम दोनों के रेट को बराबर लिखना चाहें तो अमोनिया का जो रेट होगा उसको बाई 2 करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जिसके साथ जो भी कोफिशिएंट लगा रहता है जब हम रेट लिखेंगे तो उसी नंबर से उसको डिवाइड करना होगा जब हम इन सबको कंपेयर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से तब। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, इसको डिफरेंशियल रेट बोलते हैं हम लोग, इक्वल टू, अगर नाइट्रोजन के डिसअपियरेंस के बेस पे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा डी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाई डी टी। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहोगे तो लिखोगे डी
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाई dt। और अमोनिया के लिए लिखना चाहोगे तो लिखोगे डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई dt। ठीक है, ये तीनों का हमने अलग अलग लिख दिया। अगर इन तीनों को आपको रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर करना होगा तो अब आपको हाइड्रोजन वाले को करना होगा 1/3, 3 से डिवाइड, और अमोनिया को करना होगा 2 से डिवाइड, क्योंकि अभी इनका रेट अलग अलग है। अब हमने रेट को सेम कर दिया, तो अब ये इसके इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, तो इन दोनों को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। बाकी इनको आप रेट ऑफ रिएक्शन से भी कंपेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक चीज और बाकी है, जब भी हम लिखते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन इसका कम होता जाता है क्योंकि कंज्यूम होगा। और जब किसी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जहां जहां रिएक्टेंट होगा उसके साथ रेट में आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो टाइम के साथ कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होगा, इसलिए उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, ये पूरा हो गया इन दोनों का आपस में रिलेशन, रिएक्टेंट का, इनका रिलेशन प्रोडक्ट के साथ और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनीसॉल ट्रीटेड विद HI। एनीसॉल का मतलब होता है मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर आपको अटैच कराना है OCH3, और जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HI के साथ, तो जब भी हम किसी ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट के लिए HI के साथ जो प्रोडक्ट आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, अभी हम लोग इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। जब आप एनीसॉल का रिएक्शन HI के साथ कराते हो तो O और CH3 बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए O के साथ H आ जाता है और CH3 के साथ I आएगा। दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, पहला हो जाएगा फिनॉल और दूसरा वाला हो जाता है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गए इसके कुल 10 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।